टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और मुकेश जी ने हमें बताया है कि आपने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, खासतौर से रिटर्न फाइलिंग करने वाले लोगों के लिए। तो इस शो में मुकेश जी आपको बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। मिसाल के तौर पर दूर करेंगे आईटीआर फाइलिंग की 5 बड़ी गलतफहमियां जो बढ़ा सकती हैं आपकी परेशानियां। नोटिस और रिफंड से बचने के लिए आईटीआर फाइलिंग के स्मार्ट टिप्स भी बताएंगे और साथ में भी बताएंगे कि अगर आपके पास खेती की जमीन है, खेती की जमीन से आमदनी हो रही है, विरासत में प्रॉपर्टी मिल गई है, तो आप तो खुश तो बहुत हो रहे होंगे, लेकिन टैक्स की चिंता भी सता रही होगी। तो उस चिंता को भी दूर करेंगे इस शो में, तो कहीं जाइएगा नहीं अगले आधे घंटे तक। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर के, क्योंकि ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अब शुरुआत हो गई है और लोगों में बहुत कई लोग होंगे कोशिश कर रहे हो कि समय से पहले फाइल कर लिया जाए, कई लोग होंगे इत्मीनान से बैठे होंगे, कई लोग अपने टैक्स कंसल्टेंट के भरोसे होंगे। लेकिन आप तीनों कैटेगरी में आते हो, इसके बावजूद 5 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। भले ही किसी कैटेगरी में ना आते हो, फिर भी 5 चीज़ों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि बड़ा दिलचस्प गलतफहमियां दूर करने वाले मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि लोगों के मन में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर के? सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि भाई हमें कोई टैक्स भरना नहीं है, इसलिए आईटीआर भी भरना नहीं है। तो लक्ष्मण जी, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, गलतफहमी है, जिसके कारण आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। देखिए, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो सकती है जहां आपका टैक्स भरने का जीरो हो। मान लीजिए आपको रिबेट का फायदा मिल रहा है तो जीरो टैक्स होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिटर्न नहीं भरना है। मान लीजिए आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है, आप समझते हैं कि भाई मेरे तो पूरा एग्जम्पशन है, घर बेचा मैंने सामने और घर ले लिया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। पुरानी स्कीम का फायदा लेने वाले भी ये सोचते हैं कि मेरे को तो अभी डिडक्शंस मिल रहे हैं, तो 5-7 लाख तक मेरी इनकम डिडक्शन के साथ हो जाती है, क्या फर्क पड़ता है। लक्ष्मण जी, इनकम टैक्स एक्ट के पुराने और नए एक्ट दोनों में ये बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में हम बात करें तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, माना डिडक्शंस और स्पेसिफाइड एग्जम्पशंस को गिने बिना, अगर पुराने में 2.5 लाख और नए में 4 लाख, उसकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसको आप क्रॉस करते हैं, वो सब जोड़ते हुए तो भी आपको रिटर्न फाइल करना होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई मेरी टोटल इनकम जीरो है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, तो ये ध्यान में रखना है। बिल्कुल, एक सेकंड, बहुत अहम बात ये है। दूसरी पे आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन ये जो लाइन आपने बताई मुकेश पटेल साहब, बहुत ही दिलचस्प लाइन है। मैं चाहता हूं कि इसको फिर से क्लैरिफाई कर दूं लोगों को कि जिन लोगों को इनकम टैक्स की देनदारी नहीं बनती है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। अगर इनकम टैक्स की देनदारी नहीं बनती है, लेकिन डिडक्शन वगैरह छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको अगर आमदनी होती है, सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए, अगर पुरानी टैक्स रिजीम में है तो, नई टैक्स रिजीम में है तो 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए सही कह रहा हूं मुकेश जी? बिल्कुल बिल्कुल। 4 लाख रुपए अगर आपकी आमदनी हो रही है, नए टैक्स रिजीम में 4 लाख, पुराने में 2.5 लाख रुपए, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही करना है। ये 2.5 लाख और 4 लाख जो बता रहा हूं, वो डिडक्शन वगैरह को छोड़ दे, भूल जाइए, वैसे ही मोटा मोटी आपको पैसा हो रहा है। तो अगर उससे ज़्यादा हो तो रिटर्न फाइल करिए। और अगर आप ये सोच के करते हैं कि जी हमारी आमदनी तो 8 लाख रुपए हो गई, 10 लाख रुपए हो गई, डिडक्शन वगैरह सब क्लेम कर लिया, दैट टैक्स की देनदारी बनती नहीं है, तो हम कोई रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, तो गलत फहमी है और आप बहुत बड़ी परेशानी के शिकार बन सकते हैं। मुकेश पटेल साहब ने बहुत साफ कर दिया। मुकेश जी, दूसरी गलत फहमी आप बताएं, उससे पहले एक सवाल मेरे मन में है। आप जरा मुझे बताइए कि जब मेरे ऊपर टैक्स की देनदारी नहीं बनती है, हमने डिडक्शन क्लेम कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो इनकम टैक्स छोड़ दे हमारा पीछा भाई, क्या मतलब हमें रिटर्न फाइल करने का? नहीं, इसका मकसद ये है लक्ष्मण जी,
कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखना चाहता है कि भाई आपने जो डिडक्शन एग्जम्पशन मांगा वो सही है या नहीं। मान लीजिए आप कहते हैं भाई मेरा घर बेचा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, मैंने दूसरा घर ले लिया, पर इसकी जो कंडीशंस हैं वो आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, डिपार्टमेंट जानना चाहता है। अब वो उसको कैसे पता चलेगा? जब आप रिटर्न भरेंगे। और इसको भी अगर 1 मिनट के लिए हम बाजू पे रखते हैं तो लक्ष्मण जी ये जरूरी है कि आप रिटर्न भरें, क्योंकि आपकी जैसे आपको कोई गिफ्ट मिली, आपको कोई वसीयत में पैसे मिले, उससे आपने कोई निवेश किया, तो वो निवेश को भी आपको समझाना है। उसका कोई इन्वेस्टमेंट या जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया, तो ये सब आपके फायदे में है। एआईएस टीआईएस को रिकंसाइल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म या कंपनी हो तो जीरो, उसमें तो 2.5 लाख और 4 लाख का भी नियम नहीं है। लॉस भी है तो भी रिटर्न भरना है, अदरवाइज यू कैन बी पीनलाइज्ड। ये समझना जरूरी है कि रिटर्न फाइल करने की जिम्मेवारी है, नहीं फाइल करते हैं तो आपको दंड भी हो सकता है। लक्ष्मण जी, दंड भी हो सकता है। अब आप दूसरी जो गलतफहमियां बता रहे तो भी फटाफट बता डालिए ताकि फिर आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, दूसरा जो मैंने बताया इसी अनुसंधान में कि आपकी एग्जम्प्ट इनकम है तो आपके हित में है कि ये आप शेड्यूल ऑफ एग्जम्प्ट इनकम्स में इसको दिखाएं, क्योंकि ये नहीं दिखाएंगे तो मैंने जैसे बताया आगे, ये रिकंसिलिएशन डिफिकल्ट है और इसके सिवा आपका रिटर्न भी है वो इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट माना जाएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन में आप कहते हैं कि मैंने सब डिटेल्स सही भरी है। अब एग्जम्प्ट इनकम भी जो अगर आप डिटेल्स नहीं भरते हैं तो लक्ष्मण जी यू कैन कम इन ग्रेट डिफिकल्टी। दिस इज द सेकेंड थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। और तीसरा ये है लक्ष्मण जी कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस आप सही बताएं। बहुत सारे एनआरआईज होते हैं, ये समझते हैं कि भाई हम हमारी इंडियन इनकम जो है वो दिखाई तो रहे, उस पर टैक्स तो भर ही रहे। अब कई लोगों के ये ध्यान नहीं रहता है कि हम नॉन रेजिडेंट का स्टेटस दिखाएं। अब होता यह है कि आप रेजिडेंट का स्टेटस दिखाते हैं एनआरआई, आपकी फॉरेन एसेट्स है वो डिक्लेयर नहीं करते। भविष्य में जब आप आएंगे और वो एसेट्स लाएंगे तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? डिपार्टमेंट चैलेंज करेगा आपका स्टेटस। तो स्टेटस भी सही बताइए, इनकम के आपका ये जो एग्जम्प्ट इनकम का स्टेटस सही बताइए। और जैसे पहले कहा, रिटर्न फाइल करना जरूरी है, नॉट मियरली इफ यू हैव टू पे टैक्स। तो ऐसा करते हैं मुकेश पटेल साहब कि आपने बड़ा अच्छे से 3 गलतफहमियां बता दी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिसका ख्याल आपको रखना चाहिए जब रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं। इस पे आगे चलकर आएंगे, लेकिन कई सारे फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो चुके हैं। तो एक फ़ोन कॉल हमारे पास आया है गंगापुर सिटी से, गंगापुर सिटी मतलब राजस्थान से, राम स्वरूप शर्मा साहब का। राम स्वरूप शर्मा साहब नमस्कार, बताया जाए क्या उलझन आपकी? जी, मैं और मेरी पत्नी सीनियर सिटीजन है जी और मैं पीएफ ग्रेजुएटी और जो मेरे पीपीएफ से पैसा मिला था उसमें मैंने, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता था, मेरे को सिर्फ 1866 रुपये पेंशन मिलती है, तो मैंने उसको सीनियर सिटीजन पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट किया। तो जो मेरी मिसेज के नाम से मैंने चेक द्वारा पेमेंट करी है, उसको उसका जो इंटरेस्ट आता हमारा ज्वाइंट अकाउंट में आता है पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो मैं अपने रिटर्न भरता हूँ तो मैं कौन सा कागज संभाल के रखूं या बना के रखूं जो मेरे को आगे दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, कौन सा भाई कागज साहब, संभाल के रखूं, ये इंटरेस्टिंग है। आप जैसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं जिनके मन में सवाल होगा। मुकेश पटेल साहब, क्या सुझाव आपकी तरफ से? बिल्कुल लक्ष्मण जी, अब ऐसा है कि सीनियर सिटीजन के अकाउंट में निवेश की सीमा जो है वो 30 लाख की है, 30 लाख। अब आप अगर अपने और अपनी पत्नी के नाम से एक अकाउंट में और दूसरा एक अकाउंट अपनी पत्नी और आपके नाम से अलग से करें तो 30-30 लाख की अलग सीमाओं का लाभ लेते हुए आप कुल 60 लाख तक का निवेश कर सकेंगे। और ये जो आपको फायदा मिलेगा, हालांकि टैक्स की कोई जिम्मेवारी नहीं आएगी रिबेट वगैरह को ध्यान में रखते हुए,
पर ये करिए। दूसरा, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका सोर्स तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिले हैं, उससे आप समझा सकेंगे। और लक्ष्मण जी, हमने जैसे आगे बताया, आपकी रिटायरमेंट की इनकम्स है, उसने आपको एग्जम्प्ट इनकम के तौर से भी रिटर्न में दिखाया है, तो बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होगी जब आप सीनियर सिटीजन की डिपॉजिट में निवेश करके इनकम दिखाते हैं। कोई तो सबसे बड़ा तो सपोर्ट यही रहेगा आपके लिए। राम स्वरूप शर्मा साहब, कोई कंफ्यूजन? हाँ सर, कंफ्यूजन है सर। मेरा जो उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको मैं अपनी रिटर्न में दिखाता हूँ, तो मेरे को कौन सा कागज संभाल के रखना है, या मैं चेक की फोटोकॉपी रखूं, या क्या चीज रखूं जिससे मेरे को आगे कोई दिक्कत नहीं हो? मैंने जैसे आपको बताया, सबसे पहले सोर्स के लिए आपके रिटायरमेंट का जो आपको लाभ मिला है उसके कागजात रखिए। दूसरा, आपने अपनी पत्नी के अकाउंट में जो उनके नाम से निवेश किया है उसकी आप फोटोकॉपी वगैरह रखिए। और मुझे आपने बताया नहीं कितना पैसा लगाया है, पर 30 लाख के दो अलग अकाउंट्स हैं, तो दोनों के आप उसके बैकअप एविडेंस रखिए। आई थिंक लक्ष्मण जी दिस इज क्लियर। 1 2 3 बिल्कुल, ये रखिए, जो भी सोर्स है उसका रखिए, और जो अकाउंट के डिटेल्स है वो आप रखिए। और कभी कोई दिक्कत हो ना तो मुकेश पटेल साहब बड़ी सफाई से, बारीकी से हर चीज़ों को समझाते हैं। आप लिख दीजिएगा ऐसे ही tax@moneycontrol.com पे, और सीधा आपको टैक्स गुरु से कांटेक्ट करवाऊंगा मैं, और आपकी हर उलझन को दूर करेंगे। इस बीच एक फ़ोन कॉल आया है जमशेदपुर से, जो राजेश कुमार जी हैं। राजेश जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। पटेल साहब को भी नमस्ते। नमस्ते भैया। अच्छा, नमस्ते। मैं अभी अक्टूबर 25 में रिटायर हुआ हूँ टाटा स्टील से। अच्छा जी, आप सुन पा रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। और टाटा स्टील, मैं जमशेदपुर गया हूँ। टाटा स्टील की जो सिटी है वो बहुत ही खूबसूरत बसाया हुआ है। मैं आज से 10 साल पहले गया था। लेकिन मुकेश पटेल साहब, आप गए कि नहीं कभी जमशेदपुर? मैं गया हूं। बड़ा खूबसूरत शहर है और जाना माना शहर है, तो उनसे बात करते हमें बड़ी खुशी हो रही। बताइए। इनसे बात, राजेश जी से अपना बात सवाल करते हैं, बताइए। मुझे जयपुर अभी की मैं यादें वापस आ गई। बताया जाए। जी सर, अभी मैं रिटायर हुआ तो मुझे ग्रेचुटी 43 लाख मिला है, जी, और उसमें से टैक्सेबल 23 लाख है। ठीक है। साथ ही जी। साथ इसी साल में ईपीएफओ का ईपीएस 95 का पेंशन का एरियर हमको 12 लाख मिला। तो मेरा जी। सवाल है कि सेक्शन 89(1) में क्या ये हम दोनों को क्लेम कर सकते हैं? ये तो सेक्शन और सब याद ये करना है मुकेश जी। 89(1) में आपका जो एरियर्स का अमाउंट है दैट इज एलिजिबल फॉर रिलीफ। हालांकि जो आपको ग्रेचुइटी मिली है उसमें कोई एरियर्स का एलिमेंट नहीं है, वो तो एक साथ मिला है। लेकिन रूल 21A के इनकम टैक्स रूल्स में जो कॉम्प्यूटेशन की मेथड दी गई है उसके आधार से आप अगर नियमानुसार उसमें आते हैं तो ग्रेचुइटी का और पेंशन के एरियर्स जो आप कॉम्प्यूटेशन का है उसका भी फायदा। तो 89(1) या 89 आप कहें, रेड विथ रूल 21A, इसको ध्यान में रख के आप जरूर उसका फायदा उठाएं। लक्ष्मण जी, कोई दिक्कत राजेश जी? 21(1) में। चलिए। राजेश जी कुछ और पूछना चाह रहे थे आप? जी, मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये क्या क्लियर है कि उसमें 21(1) में ग्रेचुटी भी क्लेम कर सकते हैं? भाई साहब, क्लियर कर सकते हैं ऐसा लिखा हुआ है, पर वो गिनती की फॉर्मूला है, उसके आधार से आपको फायदा मिल रहा है या नहीं ये आप तय करिए। ऑटोमेटिक एग्जम्पशन नहीं है 89(1) का, ये आप ख्याल रखिएगा। दैट्स ऑल। लक्ष्मण जी, आई थिंक इससे ज्यादा अगर उनको कोई दिक्कत है तो हमको फॉर्मूला या किसी को कंसल्ट करके या एलिजिबल डिटेल में हम देख सकते हैं।
हाँ जो मोटा मोटा ये सही जवाब है, आप ध्यान में रखिएगा भाई। हाँ, मोटा मोटी ये जवाब है। अगर आपको इससे ज़्यादा बारीक जवाब चाहिए तो थोड़ी सी डिटेल आपको शेयर करनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ें और ज़्यादा साफ होंगी। लेकिन अभी के हिसाब से इसमें एलिजिबल हैं इस फॉर्म के तहत। तो ऐसा करते हैं मुकेश जी, कई सारे फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं, लेकिन उनसे बाद में बात करें। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक पे से लौटेंगे तो उन लोगों से बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ जो आपने 3 फार्मूला बताए थे ना, 3 गलतफहमियां ITR फाइल करने के लिए, तो बाकी के जो 2-3 और भी हैं वो भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं जाएगा नहीं, लौटते छोटे से ब्रेक के बाद।